सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नलिन मिश्रा, प्रयागराज से सर्जन हूं। और आज मैं इस हमारी जो कम्युनिटी है लिव हेल्दी लिव हैप्पी, इसके वीकली सेशन का होस्ट हूं। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में, जहां पर हर बार की तरह कोई ना कोई एक एक्सपर्ट हमको हेल्थ के किसी इशू के बारे में एक डीप नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अलर्ट होकर बैठ जाएं और हो सके तो अपना कैमरा ऑन कर लें, बिकॉज आपका जब कैमरा ऑन होता है तो स्पीकर को अच्छा लगता है और फिर वो और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाते हैं, isn't it? तो हम सब लोग आज इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम कुछ ना कुछ आज जानेंगे अपने हेल्थ एक्सपर्ट से। तो उसके लिए प्लीज कैमरा ओपन करके सामने आ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज फ्रेंड्स जिन्होंने अपने कैमराज ओपन किए हैं। तो अब और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज के एक्सपर्ट को इनवाइट कर रहा हूँ। हमारी आज की एक्सपर्ट है डॉक्टर प्रियंका सिंगल, जो एक गायनिकोलॉजिस्ट है, सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट है। 25 ईयर्स से ज़्यादा का उनका एक्सपीरियंस है अपने प्रोफेशन में। और हरिद्वार में वो अपना एक हॉस्पिटल रन करती है। साथ साथ हेल्थ एंड वेलनेस की फील्ड में भी वो बहुत काम कर रही है और बहुत सारे लोगों को गाइड करती हैं कि क्या प्रिकॉशन लें कि हॉस्पिटल से बचे रहे, बीमार ना पड़े। और आज हमको एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे देश में विमेन से रिलेटेड, सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स कहते हैं, जो यूट्रस का माउथ होता है उसको ऊपर का कैंसर बड़ा कॉमन है हमारे देश की विमेन में। तो उसके बारे में आज डॉक्टर प्रियंका हमें कुछ बताएंगी, उसके हमें अवेयर करेंगी और कैसे हमारी जो विमेन है उससे बचे, उसके बारे में भी शी विल टेल अस। सो आप सबकी वर्चुअल अपलॉज के साथ मैं इनवाइट करता हूँ स्क्रीन पर डॉक्टर प्रियंका। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। आप अनम्यूट कर सकती हैं, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके। थैंक यू सो मच सर। और आगे बढ़ते हैं तो आज के इस टॉपिक पे। तो ये टॉपिक क्यों लिया है ना, और सर्वाइकल कैंसर थोड़ा सा, और इस कम्युनिटी में जहाँ मेल्स भी हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ फीमेल्स के लिए ही ये इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक। ऑल द मेल्स सिटिंग हियर, उन सब के लिए भी अवेयरनेस है, क्योंकि सभी के घर में फीमेल्स हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, एंड कजन्स वॉट एवर है ना, फीमेल सभी के पास, सभी के घरों में होती हैं। तो वाई दिस कैंसर, आज ये टॉपिक, तो इट इज़ वन ऑफ दी मोस्ट कॉमन कैंसर्स जो है ये इंडिया में अमंग द फीमेल पॉपुलेशन ये हो रहा है। तो नंबर वन पे तो ब्रेस्ट कैंसर है ही, एंड नंबर टू पे अब सर्वाइकल कैंसर आ गया है ना। पर जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो सर्वाइकल कैंसर से ज़्यादा होती हैं एज कंपेयर कि नंबर ऑफ डेथ्स थ्रू ब्रेस्ट कैंसर। तो बट द गुड पॉइंट इज कि ये डेथ्स प्रिवेंटेबल हैं, है ना। हम इनको काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम जागरूक हों एंड टाइमली एक्शन लें। तो इसीलिए मुझे लगा कि आज इस पे कुछ अवेयरनेस दी जाए। तो इंसिडेंस की बात करें तो इंडिया में जो है एवरी 5 to 10 मिनट्स एक फीमेल, वन फीमेल इज डाइंग बिकॉज ऑफ दिस कैंसर। तो एक बहुत ही एक रैम्पेंट इंक्रीज हो रहा है इसका। एंड अराउंड पूरे साल का अगर लेके चलें तो 1 से 1.5 लाख फीमेल्स न्यू पेशेंट्स मिलते हैं, एंड उसमें से अराउंड 1.5 सवा 1.5 लाख में अराउंड 80,000 की डेथ्स हो जाती हैं। तो उसके अनुपात में लें तो हर दिन 200 फीमेल्स, 200 250 फीमेल्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ दिस। और गुड पॉइंट इज कि अगर सचेत हों तो प्रिवेंटेबल है ना। और अगर ग्लोबली देखें तो अगर वर्ल्ड में अगर 5 फीमेल्स को हो रहा है सर्वाइकल कैंसर, तो उसमें से वन इज फ्रॉम इंडिया। तो ग्लोबली भी हम, इंडिया जो है काफी आगे बढ़ता जा रहा है। एंड अब ये होता क्या है, जैसे सर ने बताया कि व्हाट इज सर्वाइकल कैंसर। तो ये तो हम सबको पता है कि यूट्रस है ना, बच्चेदानी। तो बच्चेदानी का जो लोअर मोस्ट पार्ट है, जो नीचे का जो है मुंह बोलते हैं, जैसे एक बड़े लेमन भाषा में बोलें तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर इज सर्वाइकल कैंसर। और इसमें क्या होता है, अब ये होता कैसे है ना। तो सर्विक्स के दो पार्ट्स हैं, एक बाहर का पार्ट जिसे एक्टो सर्विक्स बोलते हैं और एक अंदर का पार्ट जिसे एंडो सर्विक्स बोलते हैं। बाहर के सेल्स जो स्क्वैमस सेल्स होते हैं और अंदर के सेल्स होते हैं कॉल्यूमनर सेल्स। तो दोनों का जो जंक्शन है
जो एक्टो एंड एंडो सर्विक्स, बाहर और अंदर की जो सर्विक्स है, उस जंक्शन पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। और वहीं पे ये कैंसर, 90% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर इज एट द जंक्शन ऑफ दैट एक्टो एंड द एंडो सर्विक्स। अब मेन कॉज क्या है इसका सर्वाइकल कैंसर का? तो मेन कॉज जो है, 90% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर एक वायरस से हो रहे होते हैं। जो वायरस हम सब ने कोविड में देखा, सर्दी खांसी वाला वायरस। और सोचो कि एक वायरस 90% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर जो करा जा रहा है हमारे को। और इसमें बेसिकली ये वायरस जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट से आता है, मतलब जेनाइटल जेनाइटल स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ये आता है। एंड यूजुअली मेल से फीमेल्स को आता है, बट फीमेल टू फीमेल भी जेनाइटल कांटेक्ट हो तो वहां से भी आता है। अब इसमें क्या है कि अब इसके जो स्ट्रेन्स हैं, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये वायरस होता है एचपीवी वायरस। और ये सभी ने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है अवेयरनेस तो थोड़ी बढ़ रही है इस पे, और इसका नाम कहीं ना कहीं सबने सुना होगा। और तो इसके करीब 200 स्ट्रेन्स हैं, मतलब एक स्ट्रेन नहीं है, एक वायरस नहीं है, ऐसे एचपीवी के 200 वायरस होते हैं। पर उसमें से जो सबसे घातक होते हैं वो 3 या 4 होते हैं। और वो ही अराउंड 70 to 80% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर्स वो खाली 3 या 4 स्ट्रेन्स करा जाते हैं। अब इसमें कांटेक्ट तो मैंने बता दिया कि कैसे ये कांटेक्ट में हमें आता है। अब अब क्या है कि जैसे बाकी के हमें वायरसेस होते हैं, अब सर्दी खांसी होती है तो वायरस हमें आया रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आता है, कुछ दिन रहता है, चला जाता है ना? ऐसे कोविड वायरस भी कि आया थोड़ा इन्फेक्ट किया पर वो फिर चला गया। बट जिनकी इम्यूनिटी गिरी रही है ना, जैसे कोविड में भी कौन लोगों को ज्यादा परेशानी हुई, कौन पेशेंट्स को, या किन की डेथ्स हुई, जिन जिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, जिनकी इम्यूनिटी गिरी हुई थी, वो वहां पे वायरस ने अपना पूरा हेवॉक क्रिएट किया। तो यहाँ पर भी जो एचपीवी वायरस है, वो पार्टनर टू पार्टनर, मेल पार्टनर टू फीमेल पार्टनर, वो एक कोई भी फीमेल की पूरी जिंदगी में वो 80 to 90% फीमेल्स जो हैं वो एचपीवी वायरस से उनको मतलब कभी ना कभी लाइफ में एक्सपोजर होगा ही होगा, वी ऑल इंक्लूडेड, है ना, वो होगा ही होगा। बट एचपीवी वायरस वो जो है 1 2 साल मतलब वहां रहेगा, फिर वो चला जाता है ना। बॉडी की इम्यूनिटी जो है उसको खुद ही भेज देती है, जैसे हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी हमारे जो वायरसेस होते हैं उसको भेज देती है। अब हम कोई वायरस आता है परमानेंट तो सर्दी खांसी होती नहीं है। सिमिलरली विद दिस, है ना, 1 2 साल में वो चला गया। बट जो पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब जो फीमेल्स जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो सारा खेल वहां खेल जाता है कि वहां वो परसिस्टेंट वायरस, एचपीवी वायरस उनके सर्विक्स में रह जाता है, क्योंकि बॉडी उसको बाहर नहीं निकाल पा रही है। तो यही सारी अवेयरनेस अटक जाती है कि इफ वी आर, जो हमारी इस कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा होता है कि अपनी बॉडी को सक्षम बनाइए, क्योंकि भगवान ने जो फरारी बना के हमें दी हुई है हमारी बॉडी को, और हमने उसको एक बिल्कुल बैलगाड़ी का रूप दे दिया है बिकॉज ऑफ ऑल अवर लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो उसी पे काम करने की ज़रूरत है कि हम अपनी नींद, अपना स्ट्रेस लेवल्स, अपनी डाइट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, इन सबको, हाइड्रेशन लेवल्स, इन सबको इतना सुदृढ़ बनाएं कि वो हमारा जो एचपीवी वायरस आएगा और वो 1 2 साल में अपने आप चला जाएगा। दिस इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। बट किन में रह जाता है? जो लोग, जो फीमेल्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो रहती है, जिनका नीचे का हाइजीन अच्छा नहीं है, या फिर जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, ऑब्वियसली फिर उनको एक्सपोजर ज्यादा होगा। इवन अगर किसी का एक भी सिंगल पार्टनर है तो एक्सपोजर तो उसको हो ही रहा है वहां से भी। बट अगर इसकी इम्यूनिटी अगर डाउन है तो शी कैन सफर, वो परमानेंट वहां पे परसिस्टेंस एचपीवी वायरस रह सकता है। और फिर क्या होगा? अब जैसे किसी के या फिर अर्ली एज में सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाए, स्टार्ट हो जाए, तो ऑब्वियसली फिर वहां चांस जल्दी आ जाएगा कि भाई जल्दी वायरस आपके बॉडी में एंटर करेगा। या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज, बार बार डिलीवरीज हो रही हैं, मतलब ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहां पर भी सर्विक्स बार बार फट रही है, बार बार वहां पे टीयर हो रहा है ड्यूरिंग डिलीवरी, सर्विक्स खुल बंद रही है, तो वहां पर भी चांस आपके बढ़ते हैं ऑफ दिस सर्वाइकल कैंसर। अब क्या करना है कि कैसे, वो जैसे मैंने बताया कि परसिस्टेंट एचपीवी वायरस इज द कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर एक दिन में नहीं बनेगा, मिनिमम 10 से 15 साल लगते हैं कोई भी कैंसर को बनने में।
बट द थिंग इज कि अगर हम अवेयर हैं तो अपनी इम्यूनिटी पे काम करके, एंड द गुड पॉइंट इज कि यहाँ पे स्क्रीनिंग्स अवेलेबल हैं, कि यहाँ वो मैं आगे बात करूंगी कि कैसे जो ये 10-15 साल में हम जल्दी पकड़ में ला सकते हैं कि हम इसमें ग्रसित तो नहीं हो रहे हैं। दूसरा, अब इसमें कैसे करते हैं कि जो एचपीवी वायरस है उसका जो डीएनए है वो सर्विक्स के सेल्स के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उसके अंदर घुस जाता है और वो कंट्रोल ले लेता है। अब जो हमारा खुद का सर्वाइकल सेल का डीएनए है वो अब अपना कंट्रोल एक तरह से सरेंडर कर देता है वायरल डीएनए को, और वहां फिर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन, और फिर वो धीरे 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 स्टेजेस में ग्रेड 1 ग्रेड 2 स्टेज 4 तक फिर वो चली जाती हैं। अब क्या है, वाई ऑल एचपीवी इन्फेक्शंस विल नॉट कॉज कैंसर, सारे एचपीवी इन्फेक्शंस नहीं करेंगे। एक तो वैसे ही 200 हैं, 200 में से भी 3-4 हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, पर अगर हम 3-4 वाले में भी आ गए हैं, अगर स्क्रीनिंग में हमें दिख गया है, तो भी अपनी इम्यूनिटी पे काम करके दूसरा मतलब 80 to 90% इन्फेक्शन एक तो बॉडी खुद ही क्लियर कर रही है, एक तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, बट उनके लिए बुरा है जिन्होंने अपनी इम्यूनिटी पे काम नहीं कर रखा है। दूसरा, तो एक टेक अवे मैसेज अप टिल फ्रॉम हियर इज स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हेल्प्स इन द क्लियरेंस ऑफ द एचपीवी वायरस फ्रॉम द सर्वाइकल सेल्स। जाएगा तो परसिस्ट करेगा, नहीं तो सर्वाइकल सेल्स का डीएनए जो है हैम्पर होगा नहीं। अब हमें क्या करना है, ये बात हो गई। और अब सिम्टम्स, तो सिम्टम्स क्या है, तो अर्ली स्टेज में कोई सिम्टम होते ही नहीं है ना, अर्ली स्टेज के कोई सिम्टम नहीं है, सिम्टम्स आएंगे जब लेटर स्टेजेस हो जाएंगी। तो वो व्हाट आर द सिम्टम्स, 4-5 मोटे मोटे सिम्टम्स हैं, और वो सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो बाकी की जो फीमेल्स मतलब गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कहीं ना कहीं वो बाकी चीज़ों में भी हमें आ रहे होते हैं। जैसे फर्स्ट इज कि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज नीचे से, है ना। और ये ये चीज ऐसी है कि बहुत फीमेल्स को हो रही होती है, तो वो सोचती हैं कि देख लेंगे, अभी तो होता रहता है ना। मैं इसमें बताऊंगी आपको, पहले मैं 4-5 जो मेन सिम्टम्स है वो बता देती हूँ कि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज नीचे से। दूसरा इज इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, 2 साइकिल्स के बीच में मिड साइकिल कहीं ब्लीडिंग हो रही है ना, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग हो रही है। तीसरा इज पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग, रिलेशंस के बाद अचानक से ब्लीडिंग हो जाना। चौथा इज पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, कि मीनोपॉज सेट हो चुका है, पीरियड्स अब रुक चुके हैं और अचानक से 10-15 साल बाद या कभी अचानक से ब्लीड कर जाना, है ना। और पांचवा इज नीचे के एरिया में पेल्विक पेन रहना। तो ये मोटे मोटे 5 सिम्टम्स होते हैं। और आयरनी है कि वो ये पांचों सिम्टम्स जो हैं और बहुत सारी गायनेकोलॉजिकल जो चीज़ों में भी दिख रहे होते हैं। और फीमेल्स की थोड़ी आदत होती है, वो अपने आप को लाइक बोलती रहती हैं कि हाँ ये तो होता रहता है, क्योंकि हमारे पास भी डेली के पेशेंट्स आते हैं वाइट डिस्चार्ज, ये नीचे जो डिस्चार्ज पर वजाइनम, कि मैम ये तो होता ही रहता है, इसमें क्या बात है। तो मतलब वही है कि अवेयरनेस नहीं है। और फिर जब उनका अल्ट्रासाउंड कराओ तो वहाँ पे बल्कि सर्विक्स, सर्विसाइटिस, वो सब आ जाता है। तो अगर अल्ट्रासाउंड इज कैचिंग और वो आपको बता रहा है कि आपकी सर्विक्स में चेंजेस आ गए हैं, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी बहुत टाइम से उसको इन्फेक्शन है और उसने वहाँ चेंजेस ला दिए हैं, है ना। तो ये हमें सचेतना है। बाकी ये इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और ये सब पे भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि लोग उसको थोड़ा सा लाइटर साइड पे ले जाते हैं कि ये तो चलो कभी हार्मोनल ऊपर नीचे चला जाता है। यू शुड विजिट अ डॉक्टर, है ना, यू शुड विजिट। और अपनी इम्यूनिटी पे हमें काम करना है। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट है, इम्यूनिटी पे मैंने आप बात करी कि 1-2 साल में अपने आप चला जाता है, बट किन में जाएगा, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनकी लो इम्यूनिटी है, परसिस्टेंट एचपीवी वायरस रह जाएगा। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ बात समझने की है, स्क्रीनिंग। तो ये कैंसर ऐसा है जिसकी स्क्रीनिंग अवेलेबल है अर्ली, मतलब हम बीच बीच में अगर अपने आप को स्क्रीन कराते रहें तो वी कैन कैच दी सिम्टम्स एट अ वेरी अर्ली एज। तो क्या टेस्ट होते हैं इसके, और बहुत ही छोटा सा आधे मिनट का भी टेस्ट नहीं होता, ओपीडी प्रोसीजर ही होता है वो। तो उसको बोलते हैं पैप स्मीयर। और एक होता है एचपीवी टेस्ट, है ना। एचपीवी मतलब जो वायरस है उसको हम देख रहे होते हैं, लैब देख रही होती है कि क्या आप ग्रसित तो नहीं है। तो पैप्समियर का नाम तो आई होप यहाँ पे बहुत लोगों ने, सभी ने सुना होगा, बट सुना तो होता है बट कराते नहीं है, है ना। वो अवेयरनेस नहीं है। मुझे याद है मेरी भाभी जो लाइक शी इज लिविंग इन यूएस, है ना, मेरी जो जेठानी है, वो उन्होंने एक बार बोला था कि वहाँ एवरी
3 to 5 years हॉस्पिटल से फोन आता है उनको कि आपका ड्यू हो गया है ना। वहाँ मतलब इतना अवेयरनेस है बाहर की कंट्रीज में। बट मे बी यहाँ पे बिकॉज पॉपुलेशन इंडिया में इतना है, तो मेडिकल सिस्टम भी इतना बैकअप स्ट्रांग नहीं है कि वो आपको याद दिलाए कि भाई आप आओ स्क्रीनिंग के लिए, है ना। तो इसमें क्या करना होता है, एक मैं आज अपने हॉस्पिटल से लेके भी आई थी कि दिखाने के लिए कि कैसे हम करते हैं इसको। एक क्या ये इंस्ट्रूमेंट होता है, तो बेसिकली जो पैप्समियर होता है वो क्या करता है, पैप्समियर अंदर जो है सर्विक्स सर्विक्स पे से सेल्स को उठाता है ना। आई होप कि आपको ये मुश्किल है शायद देखना, एक ब्रश जैसा शायद फील दिख रहा हो। तो ये एक ब्रश होता है। तो इस ब्रश को ओपीडी प्रोसीजर है, पेशेंट को लिटाया और इस ब्रश को हम अंदर डालते हैं और इस ब्रश को सर्विक्स पे पूरा राउंड राउंड घुमा देते हैं। और फिर इसका ये बॉटल होता है, ये बॉटल, इस बॉटल में इस ब्रश का आगे का पार्ट जो है वो उसको तोड़ के उसमें डाल देते हैं और इसको टेस्टिंग पे भेज देते हैं। तो इस टेस्ट से, एक सिंपल ब्रश टेक्निक से, बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत ना कोई पेन है ना कुछ है, आधे मिनट का प्रोसीजर नहीं है। तो इसमें दोनों टेस्ट हो जाते हैं, पैप्समियर भी हो जाता है और एचपीवी टेस्ट भी हो जाते हैं। तो पैप्समियर से हमें पता चलेगा कि हमारे सर्विक्स के सेल्स में कोई चेंजेस तो नहीं है ना। अगर है, कुछ नहीं है चेंज, तो वेल एंड गुड। अगर हम खाली पेप्समियर ही जिन जगहों पे रिपीट कराते हैं, तो एवरी 3 years रिपीट करा लो, है ना। पेप्समियर नॉर्मल आ गया तो 3 साल बाद। कि जिन जगहों पे सुविधा है कि भाई एचपीवी भी करा सकते हैं साथ में, एचपीवी जो हमने वायरस है ना, कि कितन कौन से वायरस के स्ट्रेन्स अवेलेबल आ चुके हैं आपकी बॉडी में, आ चुके हैं भी या नहीं भी आ चुके, है ना। तो ये एक सिंपल ब्रश टेक्निक विल टेल बोथ द थिंग्स, है ना। एक ही बार में दोनों हिट हो जाते हैं। और अगर ये दोनों ही नेगेटिव आ रहे होते हैं तो 5 साल की छुट्टी, 5 साल तक आप फिर आपको रिपीट टेस्ट आफ्टर 5 years, है ना। बट इन केस किसी का पॉजिटिव आ गया, है ना, इन केस किसी का पॉजिटिव आ गया, लाइक पैप्समियर में थोड़े से सेल्स में चेंज आ गया कि कुछ एटीपिया दिख रहा है, कुछ एटिपिकल सेल्स दिख रहे हैं, प्लस एचपीवी में भी वायरस का पॉजिटिव आ रहे हैं स्ट्रेन्स, तो इन पेशेंट्स में हम 1 साल में दोबारा रिपीट करा रहे होते हैं विद, वो 1 साल में उनको क्या काम करना होता है, अपनी हाइजीन पे, अपनी इम्यूनिटी पे और काम करना है, प्लस वैक्सीनेशन पे भी काम करना है। तो मैं आगे वैक्सीन पे भी आती हूँ कि इकलौता कैंसर ये ऐसा है जिस पूरे मतलब दुनिया में जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है ना। आज तक किसी और कैंसर की वैक्सीन नहीं आई है, इसी की है। अब वैक्सीन जो है ग्लोबली 140 कंट्रीज में ये लग रही है। इंडिया ने थोड़ा सा लेट अपने आप को जगाया, बट अब जाग रहा है। तो ग्लोबली क्योंकि बहुत ज्यादा वैक्सीन और स्क्रीनिंग पे इतना काम हो रहा है, तो वहां पे तो इंसिडेंस अब सर्वाइकल कैंसर्स के कम हो रहे हैं। बट इंडिया अब जाग रहा है थ्रू फिजिशियंस, थ्रू डॉक्टर्स, थ्रू इन सब के थ्रू अवेयरनेस। आज ही मैं आपको बताती हूँ कि मैं रोज ये सोचती थी कि अभी भी अवेयरनेस आ नहीं रही है लोगों में। कभी भी किसी ने मेरे से सामने से आके, कोई भी फीमेल ने ये आके नहीं पूछा, कहा कि मैम मुझे ये एचपीवी वैक्सीन लगवानी है। बट लकीली आज पता नहीं, आज मेरा ही टॉक था और आज ही मुझे वो जो है मॉर्निंग ओपीडी में एक 21 साल की लड़की आई और उसने कहा कि मुझे ये वैक्सीन लगवानी है। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा है कि आप इतने अवेयर हो। तो कैसे उसको अवेयरनेस आई कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाला था, है ना, उस या पॉडकास्ट था, उसके थ्रू उसको अवेयरनेस आई। तो यहीं से मतलब है कि हम इस तरह के पॉडकास्ट या इस तरह की वीडियोस को शेयर करें जितना मर्जी, ताकि किसी की भी लाइफ को हम बचा पाए। तो बहुत हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। कब लगती है ये वैक्सीन? 9 साल की बच्चियों से लग जाती है, 9 to 14 years तक की बच्चियों को 2 डोज में काम चल जाता है। पर अगर 15 से ऊपर हो गया है तो 15 से 26 तक फिर 3 डोज में काम चलता है। और जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट एसोसिएशन है इंडिया में, उसने इस ग्रुप को 45 years तक खींच दिया है कि आप इसको 45 साल तक की फीमेल्स को लगा सकते हैं। बट अर्लियर इज ऑलवेज दी बेटर। जब तक एक्सपोजर हुआ ही नहीं है, अभी 9 साल की बच्चियों को भी एक्सपोजर हुआ ही नहीं है, तो जितना जल्दी लगेगा उतना ज्यादा उनके अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी। बात तो वहां भी घूम फिर के इम्यूनिटी ही बढ़ा रहे हैं, है ना, इम्यूनिटी वहीं भी, वहां भी एंटीबॉडीज ही बन रही हैं हाँ, वैक्सीन में भी।
और पर अगर राइट हम राइट। जैसे अब मैरिड हो गए या फिर एक्टिविटी सेक्सुअल स्टार्ट हो चुकी है, अब हमने वैक्सीन लगवाया, तो ऑलरेडी जो एचपीवी वायरस एंटर कर चुका है उसको तो ये वैक्सीन काउंटर नहीं करेगी, बट वहां तो फिर आपको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है, ताकि घुस गया है तो उसे भगाएं हाँ, जितना तो जल्दी हो लेटेस्ट सके। टाइटर और एंड सर्विस आगे बिल्कुल बिल्कुल। के उस पे हमें काम करना है। और ये भी है कि अब ये लोगों को लगता है कि मैम वैक्सीन लग गई तो अब हम क्यों स्क्रीनिंग कराएं, अब हम क्यों वो टेस्ट कराएं। क्योंकि वैक्सीन जो है, थोड़ा हाँ वैक्सीन के बारे में भी बताती हूँ कि दो तीन टाइप्स की वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में। एक जो है वो खाली दो स्ट्रेन्स के अगेंस्ट है, जैसे 200 स्ट्रेन्स है ना एचपीवी वायरस के, तो ये एक वैक्सीन दो स्ट्रेन्स के अगेंस्ट है, जो दो दो घातक हैं, 16 और 18 नंबर। और ये सिर्फ दो स्ट्रेन्स के अगेंस्ट जाएगी। और एक जो मोस्ट कॉमनली जो आजकल लग रही है, वो एक चार स्ट्रेन्स के अगेंस्ट है, मोर ऑफ द डेडली वन स्टार वन। और एक नाइन स्ट्रेन्स को कवर करती है, बट वही है, नाइन स्ट्रेन्स वाली की कॉस्ट काफी अप हो जाती है। चार स्ट्रेन वाली फिर भी ठीक है, दो स्ट्रेन वाली का कॉस्ट थोड़ा उससे कम है। तो जो हम यूजली बीच वाली लगा रहे होते हैं कि भाई एटलीस्ट चार मेजर स्ट्रेन्स आपके कवर हो जाएं। तो इसीलिए स्क्रीनिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर पहले से एचपीवी वायरस हो रखा हो तो उसके लिए भी स्क्रीनिंग चाहिए, है ना, क्योंकि वैक्सीन तो बाद में लग रही है। दूसरा 200 स्ट्रेन्स हैं, तो वैक्सीन तो खाली चार या नौ के अगेंस्ट या दो के अगेंस्ट लग रही है, तो कोई और जो लो रिस्क वायरस है वो तो नहीं एंटर कर रहा है। तो ये सारा खेल है इसमें। तो टेक अवे मैसेज, अगर मेरी टॉक से अगर आप कुछ ले जा सकते हैं, तो इसको प्लीज स्प्रेड करो अपने घर में, अपने जो भी रिश्तेदारों में, अड़ोसी पड़ोसियों में, जिनके भी बच्चियां हैं, फीमेल्स हैं, वोटेवर, कि वो वैक्सीनेट कराएं जितना जल्दी हो सके। 9 साल की बच्चियों से शुरू हो जाता है। दूसरा, स्क्रीनिंग इज अ मस्ट। स्क्रीनिंग कब कब से होती है? स्क्रीनिंग ऑल फीमेल्स 25 साल से ऊपर टिल 65 साल, 25 to 65। अगर किसी फीमेल की सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं स्टार्ट हुई है 25 से, तो 30 साल से वो शुरू कर सकती है। तो 25 से 65 एक यूजुअल एज रहती है। एवरी 5 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स वो स्क्रीनिंग होती रहेगी। पॉजिटिव आ गया तो फिर एवरी ईयर होगी। और थर्ड टेक अवे फ्रॉम दिस टॉक इज वर्क ऑन योर इम्यूनिटी, क्योंकि एचपीवी वायरस हर फीमेल को अपनी लाइफ साइकिल में आएगा ही आएगा। अगर इम्यूनिटी, अगर हमारे डिफेंसेस स्ट्रांग हैं, तो हम उसको भगा पाएंगे और अपनी लाइफ को बेटर करा पाएंगे। दूसरा ये कि जो एचपीवी वैक्सीन है वो एक सीट बेल्ट की तरह है। अगर एक्सीडेंट हो गया उसके बाद बांध रहे हैं तो उसका रोल ऑब्वियसली कुछ खास रह नहीं जाता है। हम लोग सभी बहुत सारे रूटीन ब्लड टेस्ट और ये सब करा रहे होते हैं, बट नाउ इट इज द टाइम की जागो फाइट कि भाई अपनी ऑल फीमेल्स की अपनी सर्विक्स पे भी थोड़ा ध्यान दें। एंड इन द एंड आई विल एंड एक बात बोल के, कि बीमारियों से लड़ने की ताकत तो भीतर ही बनती है। अच्छी नींद, सही आहार से वो पनपती है। इम्यूनिटी मजबूत हो तो हर संकट हार जाता है। स्वस्थ शरीर में ही जीवन मुस्कुराता है। थैंक यू।